31 जनवरी 2018 की रात का वक्त था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद में हलचल हो रही थी। हाईटेक ऑपरेशन रूम पूरी तरह अलर्ट पर था। इस रूम में जासूस, एनालिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स सब मौजूद थे। सबकी निगाहें अपनी अपनी स्क्रीन पर थीं। दिलों की धड़कन तेज थी और सबको पता था कि अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, और अगर नाकाम रहा तो बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। मोसाद का चीफ योसी कोहेन सफेद कमीज पहने डेस्क पर बैठा हुआ था। वो घड़ी की सुइयों पर नजर रख रहा था। सब इंतजार कर रहे थे उसके एक ऑर्डर का। चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थीं, जैसे बस अब ऑपरेशन का सीधा सैटेलाइट वीडियो वहां से चलने वाला हो। मोसाद ने इस मिशन की प्लानिंग में कई दिन और कई रातें खपाई थी। रात के ठीक 10:31 पर कोहेन ने बहुत साफ लहजे में सिर्फ एक शब्द कहा, एग्जीक्यूट, यानी ऑपरेशन शुरू करो। जैसे ही ये हुक्म हुआ, ईरान की राजधानी तेहरान के पास शिरोबाद नाम के इंडस्ट्रियल इलाके में पहले से मौजूद मोसाद की टीम हरकत में आ गई। ये इलाका देखने में बिल्कुल आम सा था, एक के बाद एक टिन की छतों वाले गोदाम, जिनमें कुछ खास नजर नहीं आता। लेकिन उस रात वहां जो होने वाला था उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। करीब 2 दर्जन मोसाद एजेंट्स, जो कि शायद इजरायली और कुछ ईरानी एजेंट्स थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर को नापसंद करते थे, बेहद तेज और सटीक तरीके से आगे बढ़े। उन्होंने एक गोदाम का ताला तोड़ा और फिर लेजर से स्टील की भारी तिजोरियां पिघलाईं और उसमें से फाइलें निकालनी शुरू की, कागजी भी और डिजिटल भी। इन तिजोरियों में कोई आम फाइलें नहीं थी, बल्कि इसमें ईरान के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का पूरा रिकॉर्ड था जो बीते 30 साल से उसके न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिशों से जुड़ा हुआ था। इजराइल के लिए यह मिशन इसलिए भी बहुत अहम था क्योंकि इससे दुनिया को सबूत मिल सकते थे कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, भले ही वो इस बात से हमेशा इनकार करता आया हो। कोहेन घड़ी पर बार बार नजर डाल रहा था क्योंकि हर बीतते पल की बहुत अहमियत थी। ईरान में मौजूद मोसाद की टीम के पास सिर्फ 6.5 घंटे थे। इस दौरान उन्हें एक बहुत बड़ा जखीरा ढूंढना था, उसे ट्रकों में लादना था और वहां से सही सलामत निकलना था। अगर जरा सी कोई चूक होती तो ईरानी हुकूमत के लोग उन्हें पकड़ लेते और इस पूरे ऑपरेशन की महीनों की मेहनत, प्लानिंग, डेटा की जांच और एजेंट्स की जान जोखिम में डालकर जुटाई गई जानकारी सब बर्बाद हो जाती। 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगियां भी दांव पर लगी थी और अगर पकड़े जाते तो ईरानी अदालतों से रहम की कोई उम्मीद नहीं थी। वो रात बहुत लंबी थी जो सुबह तक खींचती गई, लेकिन जैसे जैसे मोसाद के अफसर इजराइल में अपनी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख रहे थे, वैसे वैसे उनकी उम्मीदें मजबूत होती जा रही थी। आखिरकार शिरोबाद की उस गोदाम से मोसाद की टीम बाहर निकली। उनके साथ था आधा टन से ज्यादा दस्तावेज और सीडीज, यानी ईरान की राजधानी से शायद इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करने जा रहा था इजराइल। कुछ ही घंटों में यह टीम ट्रकों के जरिए ईरान की सरहद की तरफ रवाना हो गई। उनके निकलने का तरीका भी बहुत चालाकी से तय किया गया था। कुछ ट्रक्स खाली थे, कुछ नकली रास्तों पर भेजे गए ताकि असली ट्रक की पहचान न हो सके। दूसरी तरफ तेल अवीव के बाहर उस कंट्रोल रूम में बैठी मोसाद की टीम को अब सुकून मिलने लगा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी महीनों की मेहनत, भारी खर्च और दिन रात की निगरानी अब रंग ला रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में उस वक्त न तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को और न ही उनके सबसे भरोसेमंद न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के चीफ मोहसिन फखरेजादेह को जरा भी अंदाजा था कि शिरोबाद में क्या हो रहा है। ये वही जगह थी जहां उन्होंने सालों के मेहनत से तैयार किया गया पूरा न्यूक्लियर आर्काइव छिपा कर रखा था ताकि अमेरिका, इजराइल या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के वो हाथ न लगे। लेकिन जिस जगह को उन्होंने सबसे महफूज समझा था, वहीं से उनके सबसे बड़े राज चोरी हो रहे थे और उन्हें खबर तक नहीं थी। जनवरी 2016 में ही मोसाद ने यह फैसला कर लिया था कि उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को तबाह करना है। उसी महीने योसी कोहेन को मोसाद का नया चीफ बनाया गया था। तभी कोहेन को यरूशलेम में मौजूद पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर बुलाया गया, जो एक पुराने सरकारी इमारत की निचली मंजिल पर बने शीशों से घिरे कमरे में था, जिसे एक्वेरियम कहा जाता था। कोहेन के लिए ये जगह नई नहीं थी क्योंकि वो 2013 से पीएम का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुका था। लेकिन इस बार मामला अलग था। अब वो सिर्फ एडवाइजर नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली खुफिया एजेंसियों में से एक का बॉस था। नेतन्याहू ने कोहेन से कहा, हमें सिर्फ दुनिया को ये बताना नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, बल्कि हमें ये साफ तौर पर दिखाना भी है। कोहेन को समझ आ गया कि नेतन्याहू क्या चाहता है। 1 साल पहले यानी 2015 में अमेरिका और 5 बड़े देशों ने ईरान के साथ एक डील की थी। इस डील के मुताबिक ईरान को अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के काम को कम करना था और न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश छोड़नी थी। बदले में यूएन और बाकी देशों द्वारा उस पर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस को कुछ हद तक हटाया जाना था। नेतन्याहू को यह न्यूक्लियर डील एक भारी गलती लगती थी।
उसे इस बात पर भी एतराज था कि इस डील की एक मियाद तय की गई थी, यानी अगले 10 सालों में कुछ पाबंदियां धीरे धीरे हटने लगेंगी और 2030 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। उसके बाद ईरान को कानूनी तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का हक मिल जाएगा। नेतन्याहू इस डील से खुश नहीं था। वो हर कीमत पर ईरान के साथ लड़कर न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आया, इजराइल कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए वो सालों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ लगातार गुप्त तरीके से काम कर रहा था, जैसे साइबर हमले, साइंटिस्ट्स की हत्या, जासूसी ऑपरेशन। अब उन सबको रोकना पड़ रहा था ताकि न्यूक्लियर डील के बाद अमेरिका जैसा उसका अहम साथी नाराज ना हो जाए। इसलिए नेतन्याहू और कोहेन को एक ऐसा ठोस सबूत चाहिए था जिससे इस डील को कमजोर किया जा सके और फिर इजराइल दोबारा अपने ऑपरेशंस शुरू कर सके। उसे भरोसा था कि ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव में ऐसा सारा सच छिपा है जो दिखा सकता है कि ईरान न्यूक्लियर बम कभी भी बना सकता है, और ये बात ईरान ने यूएन के अधिकारियों से छिपाई थी। उसका मानना था कि अगर ये आर्काइव मिल जाए तो दुनिया को यह साफ तौर पर दिखाई देगा कि ईरान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू से मुलाकात के फौरन बाद कोहेन ने मोसाद के अपने सबसे भरोसेमंद सीनियर जासूसों के साथ एक सीक्रेट बैठक की, जिसमें उसने ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव को चुराने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इस बैठक में उनका डिप्टी एहूद लावी भी शामिल था, जो पहले मोसाद की सिजेरिया यूनिट का चीफ रह चुका था। ये यूनिट दुश्मन के इलाके में एजेंट्स भेजती है और कीदोन नाम की एक टीम चलाती है जो टारगेट किलिंग्स जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इस टीम में डेविड बार्निया भी शामिल था, जो इजराइल के खास फौजी यूनिट सायरेत मतकल से ट्रेनिंग ले चुका था और ताजोमेत नाम के डिपार्टमेंट का चीफ था। इसका काम है जासूसी के लिए जरूरी जमीन तैयार करना। इसके अलावा डॉक्टर एयाल हुलाता भी इस बैठक का हिस्सा था, जो एक पीएचडी फिजिसिस्ट था और मोसाद की टेक्नोलॉजी यूनिट का चीफ था। इन बैठकों के बाद कोहेन दोबारा नेतन्याहू के पास पहुंचा और वो पूरा प्लान बताया, जिसमें एक मोसाद की टीम को चोरी छिपे ईरान भेजा जाना था ताकि वो उन सीक्रेट फाइल्स को हासिल कर सके। नेतन्याहू ने पूछा, क्या उनके पास इसकी कोई कॉपी भी है? पूछने का मतलब था कि अगर ये रिकॉर्ड सिर्फ एक ही जगह है और उसका कोई बैकअप मौजूद नहीं है तो ये ऑपरेशन सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही पर्दाफाश नहीं करेगा, बल्कि ईरान के कई न्यूक्लियर सीक्रेट्स भी गुम हो जाएंगे और एक ही मिशन से 2 काम हो जाएंगे। कोहेन ने जवाब दिया, मालूम नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी फाइल्स सेफ हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई कॉपी बनाई होगी। नेतन्याहू ने पूछा, तुम्हें लगता है कि उन्होंने ये सब कीमती जानकारी कंप्यूटर में सेव नहीं रखी? कोहेन ने कहा, अगर उन्हें यह डर होता कि हम उनके कंप्यूटर सिस्टम्स तक पहुंच सकते हैं तो शायद उन्होंने जानबूझकर ये सब दस्तावेज सिर्फ कागजों पर ही रखे हों। उन्हें लगा हो कि असली कागज छुपाना ही सबसे बेहतर सुरक्षा है। नेतन्याहू को कोहेन की ये बात पसंद आई और उसने ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे दी। मोसाद आमतौर पर हर बड़े मिशन के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है, लेकिन इस ऑपरेशन की अहमियत को समझते हुए कोहेन ने तय किया कि वो खुद इसकी निगरानी करेगा। उसने अपने जूनियर्स को कहा कि किसी भी तरह से मुझे वो फाइल्स चाहिए। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद ने पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि फौजी इंटेलिजेंस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी तीनों को मिला दो तो भी छोटा पड़ जाए और उसके न्यूक्लियर ठिकाने दूर दूर के इलाकों में बिखरे हुए हैं। इसलिए एक पुराने मोसाद ऑफिसर ने कहा, भूसे के ढेर में सुई ढूंढना आसान होता, कम से कम वहाँ ये तो पता होता कि ढूंढना कहाँ से शुरू करना है। लेकिन सच तो यह है कि मोसाद ने तलाश बिल्कुल शुरू से नहीं की थी। असल में इजरायली खुफिया एजेंसी और उसकी मदद करने वाली दूसरी एजेंसियां पहले ही ईरानी हुकूमत के अंदर तक गहराई से पहुंच बना चुकी थी। कई ईरानी अफसरों को अपना एजेंट बना चुकी थी, जिसमें नसीरी नाम का शख्स भी शामिल था, जो ईरान के न्यूक्लियर चीफ का सबसे करीबी साथी था। इसकी मदद से मोसाद ने ईरान के टॉप लेवल के अधिकारियों की बातचीत सुनी थी और अंदर तक जानकारी निकाल ली थी। सन 2000 के शुरुआती सालों में ही मोसाद ने इजरायली फौजी खुफिया विभाग से मिलकर जासूसी के 2 तरीकों को एक साथ जोड़कर एक नया प्लान बनाया था, जिसमें जमीन पर मौजूद इंसानी एजेंटों की जानकारी और कम्युनिकेशन सिस्टम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को मिलाकर काम किया जाता था। इस तरीके को उन्होंने नया नाम दिया था ह्यूगेंट। इस प्लान को बनाने वालों में से एक अहम नाम था योसी कोहेन का, जिसे 2004 में मोसाद के उस वक्त के चीफ मीर दगान ने ईरान से जुड़ा पूरा जिम्मा सौंपा था। मोसाद की ईरान में पैठ इतनी गहरी हो चुकी थी कि ईरान के एक पूर्व खुफिया मंत्री अली यूनुसी को ये कहना पड़ गया था कि मोसाद की मौजूदगी मुल्क के इतने अंदर हिस्सों में फैल चुकी है कि ईरानी हुकूमत का हर बड़ा ओहदेदार अब अपनी जान के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। कोहेन से पहले मोसाद के चीफ रहे तामीर पार्दो ने भी बताया कि उन्हें आर्काइव की मौजूदगी का इल्म तो था, लेकिन जब जनवरी 2016 में वो नौकरी छोड़कर गए तब तक
उन्हें इसकी सही जगह नहीं मालूम थी। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर मोसाद के एजेंट्स ने इस आर्काइव की लोकेशन का पता लगा लिया था। इधर एक और बड़ी बात थी जिस पर इजरायल और मोसाद को गौर करना था। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि 2015 की न्यूक्लियर डील को अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बेहद जोर देकर आगे बढ़ाया था। ओबामा ने इस डील को न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजरायल में हो रहे बवाल के बावजूद बचाया था। ऐसे में अगर इजरायल इस डील को झूठा साबित करने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन करता तो ये सवाल जरूर उठता कि ओबामा और अमेरिकी सरकार इस पर किस तरह रिएक्ट करेगी। हालांकि अमेरिका और इजरायल काफी करीबी साथी रहे हैं और ऐसे मामलों में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन उस वक्त दोनों मुल्कों के बीच कई और मुद्दों पर तनाव पहले से ही था, जैसे कि वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने का इजरायली फैसला और फिलिस्तीनी मसले पर नेतन्याहू की बातचीत में कोई ठोस प्रोग्रेस न होना। इसलिए इजरायल नहीं चाहता था कि मुद्दों की फहरिस्त में एक और नया मुद्दा जुड़ जाए। असल में ओबामा के लिए ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि पर्सनल भी बन चुका था। जब न्यूक्लियर डील साइन होने से कुछ महीने पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस की एक ज्वाइंट मीटिंग में सीधे बोला था कि ईरान के साथ की गई न्यूक्लियर डील एक घटिया डील है। इस बयान से ओबामा और नेतन्याहू दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ते थे उनमें खटास आ गई थी। बहुत से लोगों को ये भी डर था कि नेतन्याहू की इस बयानबाजी से ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इजरायल के रिश्तों को लंबे असर तक नुकसान पहुंच सकता है। सच तो ये है कि अप्रैल 2023 तक जब बाइडेन सरकार ने पुराने 2015 वाले न्यूक्लियर डील को फिर से शुरू करने की काफ़ी कोशिशें कर ली, जिससे ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल लिया था, तब भी ये सवाल हो रहा था कि नेतन्याहू और कोहेन का ईरान वाला प्लान कामयाब रहा या नहीं। पूरे सच का तो नहीं पता, लेकिन 2016 में नेतन्याहू और कोहेन का बनाया प्लान इतना सटीक था कि उसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट की ताकतों का बैलेंस बिगाड़ दिया बल्कि अमेरिकी पॉलिसी को भी अपने साइड करा लिया, चाहे ओबामा की नाराजगी का डर रहा हो या कोई और बात। नेतन्याहू और कोहेन ने ईरान की फाइल्स की चोरी की तैयारियां चुपचाप जारी रखी। अमेरिका को इस प्लान के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई। फिर नवंबर 2016 में सब कुछ बदल गया जब अमेरिका में उम्मीदों के खिलाफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को बुरी तरह चुनाव हरा दिया। अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में ट्रंप की जीत से घबराहट और बेचैनी फैल गई, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट वाली सोच के साथ आया और चुनावी रैलियों में बार बार ईरान के न्यूक्लियर डील की आलोचना की थी। इसीलिए भले ही इजरायली लोग ट्रंप को लेकर अलग अलग राय रखते हों, मगर ज्यादातर इजरायली इस बात से खुश थे कि अब अमेरिका ईरान के प्रति सख्त रवैया दिखाएगा। और सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के सुन्नी अरब देश जो ईरान को अपना दुश्मन मानते थे, वो भी इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि अब अमेरिका का प्रेसिडेंट उनके साथ खड़ा नजर आएगा। इजरायल के फौजी इंटेलिजेंस चीफ तमीर हायमान, जो 2018 से 2021 तक इस पद पर रहा, उसने बताया कि सुन्नी अरब देश ईरान से इजरायल से भी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उनका सरहदी इलाका सीधे पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ है, जबकि इजरायल की ईरान से सीधी सरहद नहीं लगती। बहुत से जानकार ये भी कहते हैं कि पर्शियन शिया ईरान और अरब सुन्नी देशों के बीच जो मसलकी टकराव है वो इजरायल और ईरान के झगड़े से कहीं ज्यादा गहरा और पुराना है। मोसाद के एक सीनियर अफसर ने कहा था, आज जो टकराव इजरायल और ईरान के बीच है वो कई मायनों में बनावटी है। अगर ईरान की मौजूदा मौलाना हुकूमत गिर जाए तो ये टकराव शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन शिया और सुन्नी के बीच की जंग इस्लाम के पूरे इतिहास में चलती आई है और वो इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। अब आते हैं ट्रंप के जीतने के बाद वाली कहानी पर। नेतन्याहू और ट्रंप एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन उनकी पहली सरकारी मुलाकात जनवरी 2017 में हुई, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 2 दिन बाद। मुलाकात गर्मजोशी भरी थी और बातचीत की सबसे पहली बात ईरान ही था। दोनों ने अपने अपने जासूसी एजेंसी चीफ्स कोहेन और अमेरिकी CIA चीफ माइक पोम्पियो को साफ कह दिया था कि दोनों मुल्कों के बीच जासूसी से हर जुड़ी हुई जो जानकारी है वो शेयर की जाए। उन्होंने ये भी तय किया कि ईरान के खिलाफ दोनों साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। कुछ ही हफ्तों बाद कोहेन ने अमेरिका के मशहूर ट्रेनिंग सेंटर द फार्म का दौरा किया। ये जगह वर्जीनिया में लगभग 9000 एकड़ में फैली हुई है, जहां CIA अपने जासूसों को खुफिया कामों की ट्रेनिंग देते हैं। वहां कोहेन और माइक पोम्पियो की मुलाकात हुई। इसके थोड़े ही वक्त बाद पोम्पियो और उनकी बीवी ने जवाबी दौरे में कोहेन से मुलाकात की, जो तेल अवीव से बाहर मोसाद के हेडक्वार्टर में हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों के रिश्ते सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि निजी तौर पर भी बहुत करीबी हो गए थे। एक मौके का जिक्र पोम्पियो ने खुद किया है। वो किसी यूरोपीय मुल्क की राजधानी के एयरपोर्ट पर अपने जहाज के पास खड़े थे जब कोहेन का एक बेहद जरूरी कॉल आया। जहाज में ऐसा खास कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था जिससे वो इस तरह की सीक्रेट बातचीत कर सकते थे। दूसरी तरफ कोहेन की आवाज थी शांत लेकिन बेहद गंभीर। कोहेन ने कहा, माइक, हमारी टीम ने एक बहुत ज़रूरी मिशन पूरा किया है, लेकिन अब कुछ लोगों को वहाँ से निकालने में मुश्किल हो रही है। क्या तुम मदद कर सकते हो? पोम्पियो ने कहा, जब भी योसी का फ़ोन आता था मैं उसे उठाता था। उसने अगर कुछ किया तो मैं वहाँ था मदद के लिए, बिना कोई सवाल किए, चाहे जोखिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मेरी टीम ने तुरंत दुनिया भर में हरकत में आकर
उनकी टीम से संपर्क किया और 24 घंटे के अंदर उन्हें सेफ जगहों तक पहुंचा दिया। अगले 2 दिन में वो सब अपने अपने वतन लौट चुके थे, बिना दुनिया को ये अंदाज़ा हुए कि हालिया इतिहास का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन पूरे तौर पर अंजाम पा चुका था। दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा था कि जून 2021 में कोहेन ने मोसाद से रिटायरमेंट ली। तब विदाई की सीक्रेट सेरेमनी में CIA चीफ माइक पॉम्पियो की मौजूदगी भी रही, जबकि वो 6 महीने पहले ही सरकार से बाहर हो चुके थे और अप्रैल 2018 में CIA छोड़ चुके थे, जब उन्हें अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया था। इधर जब इजराइल में न्यूक्लियर आर्काइव को चुराने की योजना बनाई जा रही थी, उधर तेहरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई को एक और चिंता सताने लगी थी, और वो भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी। खामेनेई तेहरान के फिलिस्तीन स्ट्रीट पर बने बैत रहबर यानी रहबरी का घर में रहते थे। वो बहुत तयशुदा दिनचर्या के पाबंद थे। सुबह 5 बजे नमाज पढ़ते और दिन भर अपने मुल्क के तमाम मामलों पर नजर रखते। दिन के आखिर में सोने से पहले वो अक्सर अपने घर के बड़े बागीचे में टहलने निकलते। साथ में होती उनकी कोई एक पुरानी नायाब वॉकिंग स्टिक, जो उनकी 170 छड़ियों की निजी कीमती कलेक्शन में से होती थी। कभी कभी वो अपना मन हल्का करने के लिए पसंदीदा पाइप पीते या थोड़ा बहुत कीमती कैवियार चखते, जो उन्होंने हमेशा भरपूर मात्रा में जमा करके रखा होता था। इन छोटी छोटी तफरीहों के अलावा खामेनेई के रहन सहन में ना तो शाही ठाट था और ना ही वैसे तामझाम जो अक्सर अरब बादशाहों या तानाशाहों के महलों में देखने को मिलती है। एक सख्त धार्मिक इंसान है, और जब उन्हें मुल्क का रहबरे आला यानी कि सुप्रीम लीडर बनाया गया, तब उन्होंने खुलकर इस पर शंका जताई थी कि वो इस ओहदे के काबिल हैं भी या नहीं। उन्हें डर था कि शायद वो इस्लामी निज़ाम की सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। आयतुल्लाह खामेनेई को ये ओहदा पहले ईरान की मजलिस खरबगान यानी रहनुमाओं की असेंबली ने सौंपा, और फिर जून जुलाई 1989 में जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी का इंतकाल हुआ, तब पूरे मुल्क में कराए गए जनमत संग्रह में उन्हें सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना गया। अपने शुरुआती फैसलों में एक बड़ा अहम कदम ये था कि उन्होंने बेहद खाकसारी के साथ एक खुली तकरीर में माना कि वो इस्लामी जमहूरिया के सुप्रीम लीडर जैसे अहम ओहदे के लिए ज़रूरी आला दर्जे की दीनी इल्मियत तक नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरी इल्मी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं इस जिम्मेदारी को संभाल सकूं। लोगों ने मुझे चुना, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बहस की, मना किया, मगर फिर भी उन्होंने वोट दिया। उन्होंने असेंबली से शुरुआत में कहा था कि वो ये जिम्मेदारी सिर्फ कुछ दिनों के लिए संभालेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने अपनी सत्ता की बुनियादें मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्हें ईरान पर पूरी पकड़ बनाने में कई साल लग गए। आज तक ये अफवाहें घूमती हैं कि उनकी सत्ता के 6 साल बाद उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे और सबसे करीबी साथी अहमद खुमैनी को जहर देकर मरवा दिया था। वो बेहद सख्त थे, लेकिन जल्दबाज कभी नहीं। उन्हें यकीन था कि वो एक समझदार और एक स्थिर इंसान है। उनके धीरज और सूझबूझ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों को धीरे धीरे हाशिए पर ढकेल दिया और एक एक करके ईरान की सेक्युलर हुकूमत के लिए प्रेसिडेंट चुनते रहे, जिन पर उनका कब्जा कायम रहा। इसी दौरान इजराइल की तरफ से जो हमला ईरान के सबसे खुफिया दस्तावेजों पर हुआ, वो उनके लिए हर मसले से ज़्यादा अहम बन गया। मगर इससे कुछ हफ्ते और महीने पहले तक खामेनेई एक और बड़ी मुश्किल पर गौर कर रहे थे, जो न्यूक्लियर डील से जुड़ी थी। 2015 में लंबी सोच विचार के बाद उन्होंने अमेरिका और 5 दूसरे देशों चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटानिया और जर्मनी के साथ मिलकर डील पर दस्तखत किए थे, जिसे JCPOA कहा गया। अब उन्हें यह डर सताने लगा था कि शायद ये डील करना उनकी एक भारी भूल थी। जब उन्होंने डील पर दस्तखत किए, तब वो जानते थे कि खतरे मौजूद हैं। उनमें सबसे बड़ा खतरा ये था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा की सरकार को महज 18 महीने और बाकी थे, और वही ओबामा थे जिन्होंने इस डील को आगे बढ़ाया और दुनिया के विरोध के बावजूद इसे मजबूती से लागू किया। खामेनेई को अंदाज़ा था कि ओबामा के बाद कोई सख्त मिजाज और ईरान का दुश्मन नेता अमेरिका सत्ता में आ सकता है, और वो वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने खामेनेई के सबसे बुरे डर को हकीकत में बदल दिया। उन्हें गुस्सा था सिर्फ ट्रंप पर नहीं, बल्कि खुद पर भी, और उससे ज़्यादा उनके मुल्क के प्रेसिडेंट हसन रूहानी और विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ पर भी। ये दोनों पढ़े लिखे वेस्टर्न सोच वाले नेता थे, जिन्होंने खामेनेई को मनाया था कि वो डील साइन कर ले। लेकिन जब ट्रंप ने पहली बार सत्ता संभाली, तो खामेनेई को लगने लगा कि शायद ये सबसे बड़ी गलती थी। रूहानी और ज़रीफ ने आयतुल्लाह खामेनेई को समझाया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर देता है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए जो सारे सैंक्शंस हैं वो ख़त्म होंगे, और इससे ईरान की डूबती हुई इकॉनमी संभल सकेगी। खामेनेई इस बात से पूरी तरह मुतमईन तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हामी भर दी।
ये फैसला उन्होंने सिर्फ अपने दिल के डर के बावजूद नहीं लिया, बल्कि उन तमाम मशवरों के खिलाफ लिया जो उन्हें उनके सबसे करीबी ताकतवर सलाहकार दे रहे थे। खासकर इस्लामी इनकलाब के पासबान दस्ते यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी की राय के बावजूद सुलेमानी ईरान की बाहरी कार्रवाई और पर्दे के पीछे लड़ने वाली फौजों को चलाने वाले सबसे असरदार शख्स थे, ये हम सब जानते हैं। मगर जिस शख्स की राय पर खामेनेई सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे वो थे मोहसिन फ़खरीज़ादे, ईरान के फौजी न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ और सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी। फ़खरीज़ादे ने ईरान के सबसे पहले न्यूक्लियर हथियार प्रोजेक्ट अमाद की शुरुआत की थी। ये प्रोग्राम 2003 में उस वक्त रोक दिया गया था जब ईरान ने अमेरिका को इराक पर हमला करते देखा, जिसमें अमेरिका ने दावा किया था कि इराक के पास तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। ईरान को डर था कि हो सकता है कि अमेरिका यही बहाना लेकर उन पर भी हमला कर दे। मोसाद पिछले कई सालों से फ़खरीज़ादे पर नज़र रखे हुए था, यहाँ तक कि एक बार उन्हें मारने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन आखिरी पल में ऑपरेशन को रोक दिया गया था। फ़खरीज़ादे ने खामेनेई को यकीन दिलाया कि अगर डील में कोई भी रियायत दी जाती है तो उसे वापस लेना बहुत आसान होगा, कुछ ही हफ्तों में या महीनों में। जैसे मसलन जिन सेंट्रीफ्यूज मशीनों को हटाया गया है उन्हें दोबारा जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन भरोसों ने खामेनेई को रूहानी और ज़रीफ के साथ जाने के लिए राज़ी कर दिया और उन्होंने डील पर दस्तखत कर दिए। मगर अब हालात बदल चुके थे। अब अमेरिका का नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप था, जो ईरान की हुकूमत पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करता था और अपने से पहले किए गए डील का खुलकर मजाक उड़ाता था। ट्रंप ने उस डील को तबाह करने की धमकी दी थी। ये पहली बार था जब इराक पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई को लगा कि अमेरिका का पूरा गुस्सा अब ईरान पर फोकस्ड हो सकता है। इन्हीं हालात में फ़खरीज़ादे ने एक बेमिसाल चाल चली। अगस्त और सितंबर 2003 में 8 दिन के अंदर उन्होंने अपनी 4 सबसे भरोसेमंद अफसरों के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया और उस प्लान में अमाद प्रोग्राम की बहुत सारी चीज़ों को छुपा लिया गया। इन्हीं छुपाई गई चीज़ों को महफूज रखा था ईरान ने, जिसे मोसाद वाले 15 साल बाद चुराने की कोशिश कर रहे थे। फ़खरीज़ादे ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरह छुपा कर रखा था कि वो जब चाहे दोबारा शुरू किया जा सकता था। बस दुनिया की नज़रों से दूर सही वक्त का इंतज़ार था। कुछ ऐसे काम जो छुपाए नहीं जा सकते थे उन्हें बंद कर दिया गया था या फिर उनको बहुत कम कर दिया गया था। कुछ फौजी प्रोजेक्ट्स को सिविल यानी गैर फौजी प्रोग्राम में इस तरह से मर्ज कर दिया गया था, मिला दिया गया था कि उसका असली मकसद समझ ही ना आए। और कुछ हिस्सों को इतनी चतुराई से रखा गया था कि उन्हें दुनिया की बड़ी जासूसी एजेंसियां और IAEA भी ना पकड़ सके। आने वाले सालों में भी फ़खरीज़ादे बार बार वेस्टर्न दुनिया को चकमा देते रहे। मसलन उन्होंने फोर्दो न्यूक्लियर साइट को 2009 तक छुपाए रखा, जबकि वो ईरान की सबसे बड़ी और अहम न्यूक्लियर साइट्स में से एक थी जिस पर अभी हमला किया है अमेरिका ने। यानी मोहसिन फ़खरीज़ादे ने तकरीबन 14 साल तक दुनिया के सबसे बड़ी न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी और कई वेस्टर्न खुफिया एजेंसियों को छकाए रखा। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो आयतुल्ला खामेनेई ने हुक्म दिया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ज़्यादा गहराई में जाकर छुपाया जाए। फ़खरीज़ादे ने वही पुरानी चालें फिर से आजमाई, दस्तावेज़ों को इधर उधर करना, कुछ को नए नाम देना और कुछ को पूरी तरह छुपा देना। उसी सिलसिले में एक अहम कदम ये उठाया गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा सारा पुराना रिकॉर्ड यानी कि आर्काइव एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि 2015 के डील में ईरान पर यह शर्त लगी थी कि उसे अपने तमाम पुराने न्यूक्लियर कामों का रिकॉर्ड इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी को देना होगा। मगर ईरान ने उस रिकॉर्ड को छुपा लिया था। हुकूमत को डर था कि कहीं ये सारे कागजात जिनमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी कहानी दर्ज है मौजूदा जगह से मिल न जाए। IAEA के इंस्पेक्टर या मोसाद के जासूस इन तक पहुंच सकते थे। फैसला हुआ कि इस खुफिया खजाने को एक ऐसी जगह ले जाया जाए जो बिल्कुल नज़र से दूर हो, और इसके लिए शिरोबाद नाम के एक सुनसान इलाके में उजड़ा हुआ गोदाम चुना गया। उन्हें लगा कि इतनी बेकार सी जगह पर किसी को शक भी नहीं होगा। फ़खरीज़ादे ने खुद तफसील से तय किया कि कौन कौन से दस्तावेज शिफ्ट करने हैं और किस तरह फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर उन्हें महफूज रखा जाएगा। हुसैन देहगानी ने इस पूरे मिशन की हिफाजत का जिम्मा संभाला। वो एक कट्टर इनकलाबी थे, वही शख्स जिसने 1979 में तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा किया था और बाद में लेबनान में हिजबुल्लाह की बुनियाद रखने में भी अहम किरदार निभाया था। इस सारे इंतज़ाम को इस तरह अंजाम दिया गया था कि जब आयतुल्ला खामेनेई अपने घर के बाग में शाम की सैर करते तो शायद उनके जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि न्यूक्लियर आर्काइव की हिफाजत को लेकर कोई खतरा हो सकता है। उन्हें पूरा इत्मीनान था कि वो दस्तावेज अब शिरोबाद जैसे गुमनाम इलाके में महफूज है। मगर जो बात खामेनेई और ईरानी हुकूमत के किसी भी शख्स को शायद मालूम नहीं थी वो ये कि मोसाद पहले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े अहम अफसरों की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। जब आर्काइव को शिरोबाद शिफ्ट किया गया तो मोसाद के लिए उसे ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब भी एक बड़ी चुनौती बाकी थी। मोसाद को
ये तो मालूम हो गया था कि दस्तावेज कहाँ रखे गए, लेकिन अब उन्हें ये तय करना था कि इतने बड़े गोदाम में किस हिस्से में वो रिकॉर्ड है जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सच सबके सामने लाया जा सके। गोदाम के अंदर दाखिल कैसे होंगे बिना किसी को पता चले, वहाँ हिफाजत का क्या बंदोबस्त है, अलार्म सिस्टम कैसे बंद किया जाएगा, अगर उन्हें सब मिल भी जाए तो वहाँ से निकलेंगे कैसे। मिशन बहुत बड़ा था और हर कदम पर खतरा, लेकिन मोसाद ने ठान लिया था कि जो भी हो ये सबूत अब दुनिया के सामने उसको लाने हैं। इस पूरे मिशन का एक अहम पहलू था कि ईरान के अंदर जाकर असल कार्रवाई करेगा कौन। सीधे इजरायली कमांडो भेजना बहुत खतरनाक होता, उनका हुलिया ही उन्हें अलग दिखा देता, और अगर पकड़े जाते तो सरकार उनके खिलाफ एक भयानक ड्रामा चलाती, पब्लिक मुकदमा, टॉर्चर और शायद खुलेआम मौत की सजा। इसी वजह से मोसाद ने सालों पहले ईरान के अंदर अलग अलग विरोधी गुटों और माइनॉरिटीज के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए थे। इनमें से एक था मुजाहिदीन खल्क यानी पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान। ये एक इस्लामी मार्क्सवादी तंजीम थी जो 1979 के इनकलाब में शामिल थी और जिसने शाह को हटाने में मदद की, लेकिन बाद में उसी नई इस्लामी हुकूमत के खिलाफ हो गई। उनका इल्ज़ाम था कि मौलवियों ने एक नया तानाशाही निज़ाम बना लिया है। सरकार ने इसका जवाब गिरफ्तारियों और हजारों कार्यकर्ताओं को मौत की सजा देकर किया। एक वक्त पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों ने इस तंजीम को दहशतगर्द संगठन घोषित किया था, लेकिन बाद में कहा गया कि इन्हें अमेरिका में खास ट्रेनिंग भी दी गई थी। 2012 में एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस तंजीम ने मोसाद के साथ मिलकर ईरान के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्टों की हत्या में हिस्सा लिया था। बताया गया कि इसकी ट्रेनिंग और फंडिंग मोसाद कर रहा था। मोसाद की एक बहुत स्पेशल ब्रांच है तेवेल, जो उन मुल्कों और एजेंसियों से ताल्लुक़ रखती है जिनसे इजराइल के ऑफिशियल रिश्ते नहीं होते। इसी ने ये काम संभाला था। लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। इतनी जासूसी और तैयारी के बावजूद कुछ बेहद अहम जानकारियां अभी भी नहीं थी। इस बिना पर कोई कार्रवाई करना बहुत बड़ा रिस्क होता। कोहेन और उनकी टीम ने इस पर लंबी बातचीत की। कोहेन को लगा कि अब ईरान के अंदर एक इजरायली एजेंट भेजना ही पड़ेगा, लेकिन वो इस फैसले के खतरे को बखूबी समझता था। अगर वो एजेंट पकड़ा गया तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं आती, बल्कि आगे की तमाम कार्रवाइयाँ भी रुक जाती। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार फैसला लिया गया। जानकारी अधूरी है और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक इजरायली एजेंट को भेजना ज़रूरी है। अब सवाल था कि भेजा किसे जाए, तो तय हुआ कि एक औरत को भेजा जाए, क्योंकि ईरान जैसे समाज में एक औरत अगर किसी इलाके में दिखे तो उस पर मर्द के मुकाबले कम शक किया जाएगा। कोहेन के जहन में एक नाम था, एक महिला एजेंट जो फारसी में पूरी तरह माहिर थी और जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसे ईरान में कैसे दाखिल किया गया ये अब भी एक सख्त राज है, लेकिन वहाँ कई दिन तक रही वो और बिल्कुल आम ईरानी औरत की तरह नजर आती रही। उसके साथ एक मर्द भी था जिसे सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि दोनों एक जोड़े की तरह दिखें। एक इस्लामी समाज में अकेली औरत को देखकर लोग आसानी से शक कर सकते थे। दोनों ने कई बार उस गोदाम वाले इलाके का दौरा किया। हर बार औरत ने कपड़े बदले ताकि पहचाने न जाए और वहाँ के गार्ड या लोग कोई शक न करें। जितने दिन वो तेहरान में रही, कोहेन और उसके सबसे करीबी टीम के कुछ अफसर डर में डूबे रहे कि कहीं वो पकड़े न जाए। आखिरकार जब वो अपने साथी के साथ सही सलामत वापस लौटी तो मोसाद की टीम ने राहत की सांस ली। उनके पास अब वो जानकारी थी जो इस पूरे मिशन को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी थी। मोसाद के सामने सिर्फ नई जानकारियां जुटाना ही मुश्किल नहीं था, बल्कि और भी बड़ी परेशानी थी। जब ट्रंप सरकार शुरू में आई तब भले ही उसने ईरान से हुए डील की मुखालफत की थी, लेकिन उसने कुछ समय तक उस डील को सुधारने की कोशिश भी की थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान पर लगे न्यूक्लियर बैन साल 2030 के बाद भी जारी रहें, उसके मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगे और पूरे इलाके में ईरान जो दखलंदाजी कर रहा है, प्रॉक्सी आर्मीज खड़ी कर रहा है, उस पर भी लगाम कसी जाए। इसके अलावा अमेरिका चाहता था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की जांच करने के लिए अफसरों को कभी भी कहीं भी जाकर जांच करने का हक मिले। अब ऐसे माहौल में अगर इजराइल ईरान की सरजमी पर जाकर उसकी सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्काइव को चुराने की कोशिश करता और अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता तो पूरा मामला बिगड़ सकता था। इसलिए मोसाद ने आखिरी स्टेज की जासूसी तो जारी रखी, लेकिन असल कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया जब तक हालात ज़्यादा मुफीद ना हो जाएं। फिर बदलाव की घड़ी 2018 की शुरुआत में आई। अब तक ट्रंप की सोच बदल चुकी थी। अब वो सीधे और खुले टकराव के लिए तैयार नजर आने लगा था। इसकी बुनियाद कुछ पहले की घटनाओं में पड़ी थी। अप्रैल और जुलाई 2017 में अपने मिनिस्टर्स और सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दबाव में आकर ट्रंप ने मजबूरी में मान लिया था कि ईरान डील के नियमों का पालन कर रहा है ताकि उस पर दोबारा पाबंदियां न लगें। लेकिन 13 अक्टूबर 2017 को ट्रंप ने ऐलान किया कि अब वो ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि तुरंत सारी पाबंदियां लग जाएंगी, लेकिन ये साफ इशारा था कि अब डील से निकलने की तैयारी शुरू वो कर चुका है।
ट्रंप के CIA चीफ पोम्पियो ने कहा कि कोहेन को साफ बता दिया गया था कि ईरान की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, वो अब भी अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों और इजराइल का दुश्मन है। और ऐसी हालत में ट्रंप ये नहीं चाहते थे कि उन्हें उस डील का हिस्सा दिखाया जाए जो ईरान को धीरे धीरे बम बनाने की इजाज़त दे। और फिर जनवरी के आखिर में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हो रही थी, नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि मोसाद बहुत जल्द ईरान में एक बेहद अहम मिशन शुरू करने वाला है जो दुनिया को ये साबित कर देगा कि ईरान ने न्यूक्लियर के मामले में बहुत बड़े झूठ बोले हैं। ट्रंप ने पूछा था, क्या ये खतरनाक है? नेतन्याहू ने जवाब दिया था, खतरा कम नहीं है, लेकिन जो नतीजा मिलेगा वो इस जोखिम से कहीं बड़ा है। अब सब कुछ तय हो चुका था, मंजर तैयार था, अब सिर्फ कार्रवाई बाकी थी। ये सब कुछ उस 2 साल की मेहनत का नतीजा था जिसमें मोसाद के सैकड़ों अफसर, जासूस, कोडर्स, हैकर्स, साइबर एक्सपर्ट्स, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम तरह के लोग शामिल थे। सबने मिलकर बेहिसाब मेहनत की। जैसा कि कोहेन ने बाद में एक बहुत कम देखी जाने वाली अपनी तकरीर में कहा, सबने इरादे में हिम्मत और बहादुरी के साथ काम किया ताकि ईरान के फौजी न्यूक्लियर मंसूबों की हकीकत और वहाँ की हुकूमत की झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। और फिर उस रात जब मोसाद के वॉर रूम में सन्नाटा था, कोहेन ने वो लफ्ज़ बोला, एग्जीक्यूट। उस वक्त ईरान में भयंकर सर्दी थी, तेहरान में गहरी धुंध छाई थी जिसने इस मिशन को और आसान कर दिया था। धुंध सबसे ज़्यादा उस वक्त थी जब टीम अंदर दाखिल हुई और फिर सुबह के वक्त जब उन्हें वापसी करनी थी। तेज़ सर्दी थी, तापमान -4 डिग्री था। टीम के लोग काले गर्म कपड़े पहने हुए थे जो उन्हें न सिर्फ गर्मी दे रहे थे बल्कि हल्के और लचीले भी थे ताकि हरकत में आसानी हो। उनकी आंखों पर रात में देखने वाले चश्मे थे और हर किसी के पास ऐसी पिस्तौल थी जिसमें आवाज़ ना हो ताकि अगर अंदर किसी से मुठभेड़ हो या मिशन पकड़ा जाए तो चुपचाप निपटा जा सके। असल चोरी उस तंग गोदाम में हुई जहां 2 बड़े कंटेनर रखे थे जो कभी भी ट्रक से कहीं भी ले जाए जा सकते थे। इन्हीं कंटेनर्स में वो फौलाद की तिजोरियां रखी हुई थी जिसमें ईरान के न्यूक्लियर राज बंद थे। अलमारियां एक दूसरे के सामने कतार में थी और उनके बीच में मुश्किल से 1 मीटर का फासला था। हर बक्सा एक एक करके काटा गया और सिर्फ वो कीमती दस्तावेज निकाले गए जो सबसे अहम थे, क्योंकि पूरा माल एक साथ निकालना नामुमकिन था और ट्रक्स में लादना भी मुश्किल था। इस पूरे प्लान की रिहर्सल कई बार की गई थी, एक दूसरे विदेशी मुल्क में जहां उसी तरह का गोदाम बनाया गया था जैसा ईरान में था। टीम ने गोदाम में दाखिल होने से लेकर तिजोरियां काटने तक हर कदम को टाइम करके देखा था। मोसाद ने बाकायदा ईरानी तिजोरियों का वही मॉडल हासिल किया था जो वहां इस्तेमाल होते थे। उन्हें इजराइल लाया गया और फिर उनमें सेंध मारने का सबसे असरदार तरीका खोजा गया और यह सब मुमकिन हुआ उस खास महिला एजेंट और कुछ गुमनाम जासूसों की वजह से जिसने रेकी की थी। कहाँ कौन सा दस्तावेज मिलेगा, कौन सा अलार्म सिस्टम कहाँ लगा है, उसे कैसे बंद करना है, हर चीज़ उनके दिमाग में नक्शे की तरह मौजूद थी। इस पूरे मिशन का हर पहलू आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन कोहेन ने इस चोरी को मशहूर फिल्म ओशंस 11 जैसी कार्रवाई बताया है, जिसमें एक चालाक गिरोह लास वेगस के एक कसिनो की तिजोरी से करोड़ों की रकम निकाल लेता है। उस फिल्म में चोर एक केबल में सेंध लगाकर नकली वीडियो डाल देते हैं ताकि सिक्योरिटी कैमरे असल तस्वीर न दिखा सकें। कुछ इसी तरह की तरकीब मोसाद की टीम ने भी अपनाई होगी, जिससे दूर बैठे नजर रखने वाले लोग ये समझते रहे कि सब कुछ ठीक है, जबकि गोदाम में अंदर घुसपैठ हो रही थी। टीम को ये कैसे पता था कि गोदाम के अंदर हर चीज़ कहाँ रखी है, इस बात का सीधा जवाब नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि शायद मोसाद ने किसी केबल या मशीन के जरिए अंदर कोई ऐसा छोटा सा डिवाइस डाल दिया था जिससे सिस्टम हैक किया जा सके। अलार्म सिस्टम भी कुछ इसी तरह से नाकाम किया गया होगा। कुछ चीज़ें पहले से तैयार की गई थी और कुछ वहाँ मौजूद पहली टीम ने मौके पर अंजाम दी होंगी, जिनकी खास ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए की गई थी। ज़्यादातर घुसपैठ वाले मिशंस में कुछ ही मिनट मिलते हैं क्योंकि सिक्योरिटी फौरन पहुंच जाती है, लेकिन इस बार शुरुआत की जिस गोदाम में दस्तावेज रखे थे वहाँ रात में सिक्योरिटी ना के बराबर थी। शायद ईरानी हुकूमत इस जगह को मामूली और बेकार दिखाना चाहती थी ताकि किसी को शक ना हो। रात 10 बजे दोनों पहरेदार वहाँ से चले जाते थे और सुबह 7 बजे तक वापस नहीं आते थे। इसका मतलब था कि मोसाद की टीम के पास ठीक 6 घंटे और 29 मिनट का वक्त था, रात 10:30 से सुबह 5 बजे तक घुसने, दस्तावेज निकालने और वहां से बचकर निकल जाने का। रात 10:31 पर टीम के तकनीकी लोगों ने अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया। ठीक उसी वक्त दूसरी टीम ने भारी लोहे के दरवाजों को खोला और गोदाम में दाखिल हो गई। कुछ लोग बाहर नजर रखने के लिए तैनात हुए ताकि कोई आसपास आता जाता उन्हें देखे ना। अंदर की टीम ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत आसान रही, लेकिन एक मुश्किल आ गई। पिछले 24 घंटे में गोदाम के अंदर कुछ चीजें इधर उधर कर दी गई थी। सालों की तैयारी और इंटेलिजेंस कभी कभी एक छोटे से इत्तेफाक से गड़बड़ा सकती है। मिशन रुक भी सकता था, जिससे कई और ऑपरेशंस आखिरी वक्त पर रोक दिए जाते हैं।
अंदर से कोहेन, लावी और बाकी जिम्मेदार लोग सलाह मशवरा करने लगे और आखिर में कोहेन ने रिस्क लेने का फैसला किया। टीम को इस गोदाम की बनावट इतनी बारीकी से मालूम थी कि थोड़े बहुत बदलाव के बावजूद उन्हें वो दस्तावेज मिल गए जो सबसे ज़रूरी थे। खास किस्म की ब्लो टॉर्च से जो 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होती है, एक टीम ने 32 में से 6 भारी तिजोरियों को काटा और दूसरी टीम ने ज़रूरी दस्तावेज निकालने शुरू किए। बाकी तिजोरियां जिनमें कम अहम चीज़ें थीं उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया। मोसाद की असली मंजिल वो काले फोल्डर्स थे जिसमें ईरान का बम बनाने का पूरा नक्शा, डिज़ाइन और तकनीकी डिटेल्स मौजूद थी। लेकिन जब मोसाद के एजेंट्स तिजोरियों को खोलते गए तो उन्हें एक और ख़जाना मिला। 100 से ज़्यादा CD जिनमें 55,000 से भी ज़्यादा फाइलें, वीडियो और ऐसी तस्वीरें थी जो ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर तजुर्बों को दिखाती थी। ये सब कुछ 2 ट्रकों में लाद दिया गया जो सुबह ठीक 5 बजे अलग अलग तयशुदा रास्तों से ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ निकले, जो अजरबैजान के साथ करीब 400 मील लंबा है। जब ये ट्रक सरहद की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे तो उनमें मौजूद एजेंट रास्ते में ही कुछ अहम दस्तावेजों की डिजिटल तस्वीरें खींचने लगे और उन्हें सीधे इजराइल भेजने लगे, ताकि अगर टीम पकड़ी भी जाती तो कुछ न कुछ जानकारी तो अपने मकसद तक पहुंच जाती। इजराइल में वॉर रूम में बैठकर कोहेन बड़े स्क्रीन पर उन दस्तावेजों की तस्वीरें लाइव देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों की मेहनत का हासिल उसके सामने हाजिर हो रहा हो। पर्शियन भाषा के जानकारों और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की टीम ने तुरंत तस्दीक कर दी कि जो चीजें लाई जा रही हैं वो वही थीं जिनकी तलाश थी। ईरान के मिलिट्री न्यूक्लियर राज अब इजराइल के हाथ में थे। मगर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौती अब ये थी कि आधा टन दस्तावेज और CD ईरान से सही सलामत बाहर कैसे निकाली जाएं। 2018 में जब ये खबर सामने आई तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ट्रकों का पीछा फिल्मी अंदाज में किया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। असल में जब सुबह 7 बजे गोदाम में चोरी का पता चला तब तक ट्रक 2 घंटे पहले रवाना हो चुके थे। उसके बाद ईरान में ज़बरदस्त अलर्ट जारी हुआ। खामेनेई, आमिर हातामी और कासिम सुलेमानी ने फौरन ज़मीनी, समुद्री और हवाई सरहदों को सील करने का हुक्म दिया। मुल्क के अंदर और बाहर हज़ारों जासूसों को अलर्ट पर डाल दिया गया। पुलिस और फौज ने भी खोज शुरू कर दी, सिर्फ दस्तावेज चुराने वालों की नहीं बल्कि उन दस्तावेजों की भी जो उनके लिए कीमती से ज़्यादा जानलेवा थे। मोसाद के एजेंट्स के लिए ईरान से बाहर निकलना आसान नहीं था। कोहेन की भी हालत खराब थी और PM नेतन्याहू को वो बार बार फोन कर जानकारी दे रहा था। इजराइल हुकूमत ने ये जानकारी सेंसर कर दी कि मोसाद ने उन आखिरी दस्तावेजों को किस तरह इजराइल तक पहुंचाया, लेकिन कुछ अहम बातें बाद में लीक हो गई। इन लीक से पता चला कि मोसाद ने ईरानी हुकूमत के ज़बरदस्त पीछा करने के अंदाजे से पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने एक बेहद सीक्रेट चाल चली, नकली रास्ते बनाए ताकि असली टीम को बचाया जा सके। कुछ एजेंट्स को जानबूझकर ईरान के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया ताकि कुछ ऐसे लोग जिन्हें चोरी से कोई लेना देना नहीं था उन्हें एक्टिव किया गया ताकि ईरानी एजेंसियां उनके पीछे लग जाएं और असली टीम निकल सके। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन की कामयाबी में एक बड़ा हाथ ईरान अजरबैजान सरहद पर होने वाली भारी ड्रग स्मगलिंग का था। अजरबैजान उस बड़े रास्ते पर बसा है जहां से अफगानिस्तान की अफीम, जो दुनिया की 90% अफीम पैदा करता है, ईरान से होते हुए यूरोप पहुंचती है। अफगान अफीम से बनी हीरोइन के अलावा इस रास्ते से शीशा नाम का एक ख़तरनाक ड्रग भी स्मगल होता है जो ईरान में ही बनता है, और वहाँ का नशे का मसला दिन ब दिन और संगीन होता जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। जब मोसाद के ट्रक अजरबैजान की सरहद तक पहुंचे तब हर ट्रक में सिर्फ 2-2 एजेंट्स बचे थे जो असल टीम का हिस्सा थे। बाकी सब रास्ते में अलग अलग मोर्चों पर उतर चुके थे। सरहद तक पहुंचने के बाद मोसाद ने स्मगलर्स को ज़रूरी रकम अदा की और दस्तावेज़ों का पूरा ज़ख़ीरा अपने कब्ज़े में लिया, जो फिर बहुत जल्द इजराइल पहुंचाया गया। हालांकि शिरोबाज से निकलने और सरहद पर पहुंचने के बीच के कुछ घंटों तक ईरान की सभी सरहदों को चौकसी पर रखा गया था, लेकिन ईरान अजरबैजान सीमा की कमज़ोर सिक्योरिटी और स्मगलर्स की काबिलियत ने इजरायली एजेंट्स को रास्ता दे दिया। स्मगलिंग का ये पुराना रास्ता इस ऑपरेशन के लिए ढाल बन गया। कहते हैं कोहेन ने मिशन पूरा होने के बाद दुआ पढ़ी और घर पहुंचकर दरवाजे पर लगी मेजूजा को चूमा, जो एक रूहानी निशान होता है और हर यहूदी घर के दरवाजे पर लगाया जाता है। सारे एजेंट सही सलामत ईरान से निकलने में कामयाब हो गए थे। हालांकि हमारे पास मौजूद जानकारी से ये भी साफ होता है कि कुछ को निकालने के लिए इजराइल की फौज और ख़ास जासूसी दस्ता भी हरकत में आया था। इसमें हवाई मदद तक शामिल थी, यानी तय जगहों पर हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे ताकि टीम के मेंबर्स को वहाँ से उठाया जा सके और उन्हें महफूज जगह पर पहुँचाया जा सके। इससे जुड़ी बारीक जानकारी अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। सुबह करीब 7 बजे
ऐसा बहुत कम होता था कि कासिम सुलेमानी, मोहसिन फ़खरीज़ादे और आमिर हातमी जैसे लोग फ़ौरन उठकर कोई आपात बैठक करें या किसी फ़ोन का जवाब दें। आमतौर पर उनके मातहत अफसर ऐसे मसले सुलझा लेते थे, लेकिन उस सुबह जब खबर पहुंची कि शुरुआत गोदाम से कुछ लोग दाखिल होकर ईरान का सबसे अहम न्यूक्लियर ख़जाना उठा ले गए हैं, तो सबके होश उड़ गए। ये सिर्फ कोई मामूली सेंधमारी नहीं थी, ये ईरान के सबसे बड़े दुश्मन के हाथ उसकी सबसे राजदार फाइलें लग जाने का मामला था। फ़खरीज़ादे ने फ़ौरन शिरोबाद साइट का जायज़ा लिया कि क्या क्या चोरी हुआ और उसका कितना गहरा असर होगा। उसने रहबर ईरान अयतुल्लाह ख़ामेनी को जानकारी दी और सलाह दिया कि कैसे जवाब दिया जाए। साथ ही उन्होंने एक रिवायती इनकार जारी करवाया कि ये दस्तावेज़ असली नहीं है, लेकिन इस बयान को किसी ने संजीदगी से लिया नहीं था। ये बात कि पूरी की पूरी ट्रकों में भरी न्यूक्लियर फाइलें तेहरान से निकलकर सरहद पार चली गईं और ईरान की सिक्योरिटी एजेंसियां और इनकलाबी दस्ते कुछ कर न सके, ये सुनकर खुद ख़ामेनी जैसे सख्त दिल इंसान भी सन्न रह गए। आमतौर पर वे हर मुमकिन नाकामी का अंदाज़ा पहले से लगाकर इंतज़ाम रखते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता। उनके लिए ये एक झटका था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पहले कुछ हफ्तों तक ईरान ने इस चोरी को छुपाए रखा, लेकिन 10 फरवरी को शायद इसका बदला लेने की नीयत से ईरान ने सीरिया से इजराइल पर हमला करने की कोशिश भी की थी। एक ड्रोन जिसमें बारूद भरा हुआ था इजरायली सरहद में दाखिल हुआ, लेकिन बेत शान कस्बे के ऊपर एक हेलीकॉप्टर ने उसे मार गिराया। इसके जवाब में इजराइल ने अपने लड़ाकू जहाज़ों से सीरिया के तियास एयरबेस पर बमबारी की। वहीं से ड्रोन छोड़ा गया था। इजरायली फ़ौज के मुताबिक यह हमला 1982 की लेबनान जंग के बाद सीरिया की ज़मीन पर सबसे बड़ा हमला था। उसी दिन एक इजरायली जेट सीरियाई एंटी एयरक्राफ्ट हमले में गिर गया। ये करीब 4 दशक में पहली बार था कि इजरायल का कोई फाइटर प्लेन लड़ाई में गिरा। ये लड़ाई भले ही किसी तीसरे मुल्क यानी कि सीरिया की ज़मीन पर हो रही थी, लेकिन ये पहली दफ़ा था जब इजरायल और ईरान की सेनाएं आमने सामने भिड़ी। इजरायल ने भी चोरी के बारे में जाहिर तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन दस्तावेज़ों की नकल उसके हाथ लगी थी उनमें से कुछ अहम हिस्से अमेरिका को सौंप दिए गए थे। वहीं ईरान में ख़ामेनी और उनके सलाहकारों की सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि इजरायल उन राजों पर कोई कार्रवाई न कर पाया जो फाइलों से उनको हासिल हो चुका था। वो उम्मीद कर रहे थे कोई बड़ी रणनीतिक तबाही ना हो, लेकिन कुछ ही महीनों में 30 अप्रैल 2018 को उन्हें समझ आ गया कि ये उम्मीद एक गलती थी और नुकसान हो चुका है। 8 मई 2018 को अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को तोड़कर उस पर दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए थे, बैन्स लगा दिए थे, जो अभी तक जारी है। दोस्तों, ये था एक वीडियो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी जो इजरायल ने ईरान से की थी, उसके बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें या फिर सुपर थैंक्स भेज सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया।